हम्म। अच्छा, हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे टैक्सेबल इवेंट का। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कौन सा डेट में आपको टैक्स जमा देना पड़ेगा, ये आपके डिसाइड करना पड़ेगा टैक्सेबल डेट कब है। दैट इज टैक्सेबल इवेंट। क्या टैक्सेबल इवेंट क्या है वो तो पता है। चलिए देखते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस। जीएसटी का क्लास नंबर आज कितना होगा? 7. सेवन। ट्वेंटी सिक्स 10/2021। इवेंट वन, कुछ इवेंट के बारे में प्रेजेंटेशन नहीं है। इज इट प्रेजेंटेड? Yes, sir. चलो, इवेंट वन, कुछ इवेंट के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट इवेंट बोल रहा है द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। आप जो सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, उसका इनवॉइस कब तक आप इशू करोगे? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट? लेटेस्ट मतलब सबसे लेट करके भी आप कितना दिन के भीतर आपको इनवॉइस इशू करना ही है, कि उसके बारे में क्या बोल रहा है? द सप्लायर ऑफ गुड्स मस्ट इशू द इनवॉइस, दैट इज द चालान जिसको बोलते हैं, लेटेस्ट मतलब लेट करके भी, बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री एक्टिविटीज, मतलब तीनों एक्टिविटीज में जो लास्ट में होगा उसके भीतर आपको चालान इशू करना ही है, इनवॉइस इशू करना है। रिमूवल ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, मेकिंग अवेलेबल ऑफ द रेसिपिएंट, ये तीनों में जो सबसे लास्ट में होगा उसके भीतर आपको चालान इशू करना ही है। इसका मतलब क्या है? ये तीन केस क्या है? रिमूवल ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, मेकिंग अवेलेबल ऑफ द रेसिपिएंट, ये तीनों का मतलब समझाइए। सर, कल प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको याद है जहां पर मैंने बोला था वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर गुड्स आर एक्चुअली रिमूव्ड। यस और नो? Yes, sir. तो ये फर्स्ट पॉइंट कवर करता है उसको, जहां पर मूवमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब जहां पर आप सप्लाई है वहां पर ही आप गुड्स रिमूव करके हाथ में दे देंगे, मतलब कोई मूवमेंट का जरूरत नहीं है। ये जो रिमूव करके हाथ में दे रहे हो रेसिपिएंट का, बस उसको ही माना जाएगा आपका सप्लाई। एंड उसी डेट के भीतर आपको इनवॉइस इशू करना है। लेकिन गुड्स का अगर रिक्वायरमेंट है मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब आपको डिलीवरी देना पड़ेगा, देन चालान आप तभी इशू करोगे, मैक्सिमम टाइम लिमिट उससे पहले कर सकते हो, लेकिन सबसे लेट करके भी जिस दिन डिलीवरी हुआ है उस दिन चालान आपको देना ही होगा। उस डेट में चालान आपको काटना ही होगा। उससे पहले डेट में काट सकते हैं लेकिन उसके बाद वाला डेट में नहीं। लेटेस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये कौन सा सिचुएशन? जहां पर गुड्स का रिक्वायरमेंट है मूवमेंट। मेकिंग अवेलेबल ऑफ द रेसिपिएंट, मेकिंग अवेलेबल ऑफ द रेसिपिएंट का मतलब गुड्स को अवेलेबल होना चाहिए ऑफ द रेसिपिएंट। कौन सा सिचुएशन?
सर इंस्टॉलेशन वाला गुड्स Solution. जहां पर डिलीवरी से नहीं होगा, उसको गुड्स को अवेलेबल होना चाहिए, रेसिपिएंट उसको यूज कर सके, इंस्टॉल करना जिसका कंडीशन है, तो इंस्टॉल करने के बाद आप उसको चालान इशू करेंगे, नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, सो मेकिंग अवेलेबल ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये तीनों सिचुएशन में जिसके लिए जो एप्लीकेबल है, दैट इज द लेटेस्ट। जहां पर मूवमेंट जरूरत नहीं है, जिस डेट गुड्स को रिमूव कर रहे हो उसी डेट का भीतर आपको चालान इशू करना पड़ेगा। जहां पर मूवमेंट जरूरत है, जहां उसमें रिमूवल इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, जिस डेट में डिलीवरी है उसके भीतर आपको चालान और उसी दिन में चालान इशू करना पड़ेगा। जहां पर डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है, मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट होने के बाद ही आपको भीतर जिस दिन अवेलेबल हो रहा है उस दिन आपको चालान इशू करना पड़ेगा। दैट इज जो मैंने डिस्कस किया था, ये नॉर्मल सेल। आप जानते हैं मैंने ही कराया था, और एक प्रकार का सेल होता है, दैट इज ये था ऑर्डिनरी सेल। ऑर्डिनरी सेल। अब मैं बात करता हूं सेल ऑन अप्रूवल। जानते हो तो सेल ऑन अप्रूवल का मतलब क्या है? Yes, sir. क्या मतलब है सेल ऑन अप्रूवल का? अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो एक्सेप्ट करता है, ना तो वो रिटर्न कर देगा। वेरी गुड। आपको लिए कुछ दिन टाइम देगा, उस टाइम के भीतर अगर आपको पसंद आ गया गुड्स रख दीजिए, नहीं तो रिफंड कर दीजिए। तो इनवॉइस इज टू बी इशूड, इनवॉइस इज टू बी इशूड विद इन 6 months, 6 महीने के भीतर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बी द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, और गुड्स अगर एक्सेप्ट करता है विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो 6 महीना और एक्सेप्टेंस जो पहले होता है उसके भीतर आपको इनवॉइस करना पड़ेगा। एग्री? तो ये था रिलेटिंग टू द इशूइंग इनवॉइस, ये था प्रोविजन रिलेटिंग टू इशूइंग इनवॉइस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या था ये इवेंट 1 मैंने जो डिस्कस किया था, दैट इज द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस रिलेटिंग टू गुड्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। वहां पर 2 कैटेगरी में डिस्कस किया, दैट इज ऑर्डिनरी सेल एंड दूसरा सेल ऑन अप्रूवल। Event 2, when it is assumed that the payment for supply is received by the supplier। कब मैं मान के चलूंगा जो पेमेंट हुआ है सप्लाई का वो सप्लायर ने रिसीव किया है? A, date of payment recorded in the books of accounts or supplier, I repeat, date of payment recorded in the books of accounts of the supplier, or date when the amount credited in the bank of the supplier, whichever is earlier। जब बुक्स में पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो और जब बैंक में क्रेडिट हो रहा है, मतलब 2 इवेंट है, अच्छी तरह से सोचो। एक बैंक में रिकॉर्ड कर रहे हो और दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्या कर रहे हो, पेमेंट रिकॉर्डेड। डेट ऑफ पेमेंट जब बुक में रिकॉर्ड करते हो, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट बोल के बुक में एंट्री देते हो, और दूसरा जब आपका बैंक का पासबुक में क्रेडिट हो रहा है। विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा उसको माना जाएगा पेमेंट। इलस्ट्रेशन, from the following information determine the date when it is assumed that payment is received by the supplier। amount credited to the bank 15/6/2001 और अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहा है 26/2001। तो मुझे बोलो तो किस डेट में मानूंगा आपका पेमेंट रिसीव हुआ है? 15/6/2001 15/6/2021। गुड। 14/7/2021 में आपका अमाउंट क्रेडिट हुआ है और 10/7/2021 में, तो किस दिन मान के चलूंगा? 10/7/2021 10/7/2021 में आपने रिसीव किया है, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। 17/8/2021 को ही मानेंगे। 19/9/2021 में रिसीव किया है और उसी डेट में रिकॉर्ड किया है।
सर सेम वही होगा 99। नाउ अब मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। टैक्सेबल इवेंट, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट, मेरा पहले 2 इवेंट के बारे में डिस्कशन हो गया, तो एनी प्रॉब्लम अभी तक? सर इंस्टॉलमेंट में अगर सेल होता है तो? उसके लिए भी यही है, ऑर्डिनरी सेल। इंस्टॉलमेंट तो मोड ऑफ पेमेंट है, टाइप ऑफ सेल नहीं है। तो सर ये सेकंड इवेंट के लिए इंस्टॉलमेंट में रहा तो? सेकंड इवेंट मतलब पेमेंट के लिए सर। पेमेंट के लिए ना? यस। द डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सप्लायर, जिस दिन में पेमेंट रिकॉर्ड होगा। सर वो मतलब फुल इंस्टॉलमेंट में अमाउंट थोड़ा थोड़ा मिलता है ना सर? थोड़ा थोड़ा ही होगा, मतलब जितना मिलते जाएगा उतना टैक्सेबल होते उतना जाएगा। उतना उतना उतना। चलो, टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आपका टैक्सेबल इवेंट क्या है? टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। चार्ज किसके ऊपर टाइप चार्ज होता है? दोनों, एनीवन हु इज लायबल टू पे टैक्स। टाइप्स ऑफ चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, under forward charge, under reverse charge. What is forward charge? The supply is chargeable in the hands of the supplier on the supply of goods or services or both. So taxable person is a supplier. Forward charge मतलब क्या सिखाया था? The supply is chargeable in the hands of the supplier on supply of goods or services. मतलब जो सप्लायर है उसको ही टैक्स देना पड़ेगा। अंडर रिवर्स चार्ज मतलब टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा सप्लायर। अंडर रिवर्स चार्ज आपको सिखाया था क्या? उल्टा, द सप्लाई इज चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ये चार्जेबल हो जाएगा। हाँ, टैक्स ऑलवेज रेसिपिएंट को ही देना पड़ता है, लेकिन कौन गवर्नमेंट को पे करेगा? हु इज लायबल टू पे? हियर अल्टीमेटली करना पड़ेगा रेसिपिएंट को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, आइदर फॉरवर्ड चार्ज होगा तो सप्लायर को, अगर रिवर्स चार्ज होगा तो रेसिपिएंट को खुद। रिवर्स चार्ज कौन कौन सा गुड्स? स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज पेड अंडर आरसीएम बेसिस, जिसका चर्चा मैंने किया है। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस। लॉ lawyer service to corporate एंटिटी। अगर कोई लॉयर कॉर्पोरेट एंटिटी को कोई सर्विस देता है तो वो आरसीएम बेसिस में होता है। बहुत सारा एग्जांपल है, मैंने आपको दिया है। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड सप्लायर, याद करो ये भी मैंने कराया था, चार्ज में बोल दिया था ये ऑलवेज आरसीएम बेसिस में चार्ज होगा। नाउ व्हेन टैक्सेबल पर्सन पे टैक्स, अच्छा what value the tax is calculated? Assessable value.
accessible value under section 15. Accessible value under section 15 करा था ना? यस सर। Value equal to Yes, accessible sir. value. Now, when taxable person pay the tax, that is the time of supply. जो मैं करने वाला हूं, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कब किसके ऊपर पेमेंट करना है, कौन सा अमाउंट के ऊपर पेमेंट करना है, क्या किसके ऊपर चार्ज होगा, सब डिसाइड कर लिया ना, कब पेमेंट करना है, टाइम ऑफ सप्लाई. When the taxable person will pay the tax, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज पर एक्ट टिल नवंबर 14 2017. एक्ट में क्या बोला है? द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. मतलब ये 3 डेट में जो पहले होगा वही, दैट इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, द डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इश्यूड स्टैट्यूटरीली, द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव बाय द सप्लायर फॉर सप्लाई. क्या बोला है? जिस डेट में आपने इनवॉइस इशू किया है, जिस डेट के भीतर आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए था, हो सकता है जिस डेट के भीतर इनवॉइस इशू करना चाहिए था आप उसके बाद इशू किए हैं, लेकिन हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सा डेट जो अर्लियर है, मतलब जिस डेट के भीतर इनवॉइस इशू करना है. एंड डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट मतलब आप जानते हैं अर्लियर ऑफ क्या, अर्लियर ऑफ रिसीव इन अकाउंट, बैंक receiving in account and amount recorded in the bank, whichever is earlier. तो whatever may be the event 1 and event 2 में के भीतर जो earlier होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा. ये नियम था नवंबर 14 2017, लेकिन उसके बाद एक नोटिफिकेशन देके 15 नवंबर 2017 से कुछ चेंज कर दिया. फ्रॉम द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट. क्या? The date of issue of invoice by supplier, the date on which invoice is to be issued statutorily. मतलब यहां पर इवेंट 2 और कोई काम का नहीं रहा, मतलब पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो गया? द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इश्यूड, व्हिचएवर इज अर्लियर. ओके, मतलब यहां पर पेमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है. नो, यहां पर पेमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है. अब ताज जो बोल रहा था, सर अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में होता है तब पेमेंट इंपॉर्टेंट है ना डेट ऑफ इश्यू इंपॉर्टेंट है? सर इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, पेमेंट तो बाद में आ रहा है, उससे पहले तो इनवॉइस मिल जा रहा है, तो उसी डेट को मैं टाइम ऑफ सप्लाई मानूंगा. ओके, यस सर। चलिए इलस्ट्रेशन. डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स बोल दिया है 1/10/2017. डेट ऑफ इनवॉइस देखिए, सब मैंने डेट क्या दिया है 17/17, मतलब उस टाइम का डेट दिया है. एक्चुअली ये एक्ट में है इसलिए सिखाना पड़ रहा है, बिकॉज एनी टाइम हो सकता है जो नोटिफिकेशन दिया था वो विथड्रॉ कर लिया, इसके लिए हम लोगों को ये दिखाना पड़ रहा है. क्या क्या डेट दिया है धीरे धीरे देखो. डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 1/10/2017. डेट ऑफ इनवॉइस 4/10/2017. डेट ऑफ बुक एंट्री 18/10/2017. डेट व्हेन द अमाउंट क्रेडिटेड टू द बैंक ऑफ द सप्लायर 11/11/2017. बोलिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है फर्स्ट पॉइंट में? सर 14/10/17 4/10 सॉरी 4/10/17. डेट ऑफ इनवॉइस. गलत हो गया आप लोगों का. मैंने क्या बोला था? डेट ऑफ इनवॉइस, जिस डेट में इनवॉइस इश्यू हो रहा है, जिस डेट में इनवॉइस इश्यू होना चाहिए था, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. सर 18/10 और 11/10 से पहले डेट ऑफ इनवॉइस है 4/10, तो ये 4 डेट इंपॉर्टेंट हो गया ना. डेट ऑफ रिमूवल, अगर कौन सा डेट के भीतर इनवॉइस इशू करना चाहिए था,
कौन सा डेट के भीतर इनवॉइस इशू करना चाहिए था, बोलिए तो। रिमूवल। स्टैट्यूटरीली कौन सा डेट के भीतर इनवॉइस इशू करना चाहिए था, 110 ना 410? सर 110। 110 आपने एक्चुअली इशू किया है 4 दिन बाद, लेकिन एक्चुअली तो इशू करना चाहिए था 110। यस और नो? यस यस सर। सर। तो विच एवर इज अर्लियर, ये 4 इवेंट में कौन सा अर्लियर है? 110-17। 110-17 देखिए। सर 410 डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड 110-2017। डेट ऑफ पेमेंट क्या बोला था, अर्लियर ऑफ बुक एंट्री एंड बैंक क्रेडिट। तो ये दोनों में कौन सा अर्लियर है सर? 1810 अर्लियर है ना 1111 अर्लियर है सर? 1810 अर्लियर है, तो 1810-2017। टाइम ऑफ सप्लाई कब हुआ? टाइम ऑफ सप्लाई 410, 110, 1810, तीनों में जो अर्लियर है, कौन सा डेट अर्लियर है सर? 110-2017। यस और नो? यस सर। तो ये है टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन पेमेंट कब करना पड़ेगा? जिस मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई होगा, कान खोल के सुनो, जिस मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसका कॉरोस्पॉन्डिंग सब्सिक्वेंट मंथ का 20 तारीख। क्या बोला? जिस मंथ में आपको ड्यू हो रहा है उसका नेक्स्ट मंथ में, उसका नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा? 20 तारीख के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जनवरी का पैसा फरवरी का 20 तारीख के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये अगर रूल है तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको देखना पड़ेगा। अगर टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी है, फरवरी है, तो थोड़ी फरवरी के 20 तारीख के भीतर पेमेंट करेंगे, तब तो मार्च के 20 तारीख के भीतर पेमेंट करेंगे। ठीक है? तो एनी मंथ का जीएसटी का लायबिलिटी नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख के भीतर पेमेंट करना चाहिए। वाई 20 तारीख? बिकॉज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपलोडिंग करना है, आपको मैच कराना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए आपको 20 दिन एडिशनल टाइम दिया है। सो दैट इज टाइम लिमिट ऑफ 2011-2017। क्लियर और नॉट? यस सर। नेक्स्ट वाला बोलिए। 15-10-2017, 10-10-2017, 9-9-2017, 15-9-2017 क्या होगा? बोलो। बोलो। 9-9-17। वाई 9-9-17? सर डेट ऑफ रिमूवल है 15-10। डेट ऑफ स्टैट्यूटरीली आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए था 15-10 के भीतर, और आप एक्चुअली आप इनवॉइस इशू किया है 10-10 में। ओके? डेट ऑफ बुक एंट्री एंड डेट व्हेन द पेमेंट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। डेट ऑफ बुक एंट्री मतलब सर 9-9 और 15-9, तो एक्चुअली पेमेंट कब मान के चलूंगे सर? जो पहले होता है 9-9 ना 15-9 सर? 9-9। तो 3 डेट के भीतर विच एवर इज अर्लियर, दैट इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, द डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड स्टैट्यूटरीली, एंड द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव। तीनों में जो अर्लियर है दैट इज 9-9-2017। देखिए 9-9-2017। इसका पेमेंट कब होगा? सितंबर का पेमेंट कब होगा? सर 20-10-17। 20 अक्टूबर को, दैट इज 20-10-2017। ये अगर मंथली पेमेंट होता है, अगर क्वार्टरली पेमेंट होता है तब 20 तारीख ऑफ सब्सिक्वेंट क्वार्टर। अभी उस झमेले में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट 26-10-2017, 15-10-2017। बोलिए नेक्स्ट वाला का क्या होगा? नेक्स्ट वाला का क्या होगा सर? 26 अक्टूबर, 15 अक्टूबर,
एंड 16 एंड 20 में 16 नवंबर, ये 3 डेट में सबसे पहले कौन सा डेट आता है? 15, 10, 17। तो 15-10 का मैं टैक्सेबल सप्लाई मानूंगा, उसका पेमेंट होगा 20-11 के भीतर। यस और नो? देखो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है 15-10-2017 और उसका पेमेंट होगा 20-10-2017। यस और नो? एग्री? Yes, sir. चलो लास्ट वन, 30-10-2017, 14-10-2017, 11-11-2017, 25-10-2017 क्या होगा? 14-10-2017, और उसका पेमेंट 20-11-2017. क्लियर और नॉट? यस सर। नाउ अब सेम क्वेश्चन मैंने दिया है 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, बोलो। डेट ऑफ रिमूवल बोल दिया, डेट ऑफ इनवॉइस बोल दिया, बुक एंट्री बोल दिया, व्हेन पेमेंट क्रेडिटेड बोल दिया। So 110-21। सर अगर 15 नवंबर 2017 1 के बाद हो रहा है, ये दोनों का कोई फंक्शन है और नहीं? नहीं है सर। एक सेकंड, हाँ बोलिए, मेरी क्लास है क्या? কিছু এনি কোনো প্রবলেম? আচ্ছা আমি তোমাকে ক্লাসের পরে ফোন করছি। আচ্ছা बोलो। तो वहां पर क्या था सर? टाइम इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, मतलब ये पोर्शन आपके लिए मीनिंगलेस हो गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड स्टैट्यूटरीली, व्हिचएवर इज अर्लियर। यस और नो? यस सर। तो यहां पर मेरा क्या हुआ? ये दोनों व्हिचएवर इज अर्लियर, बोलो। सर 110। तो 110 2021, 2021, 10-10-21। टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगा? 11-11-21। डन। तो ये जो पूरा डिस्कशन मैंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, सॉरी फॉरवर्ड चार्ज, क्लियर बेटा? एंड इट इज रिलेटिंग टू गुड्स बिकॉज सर्विस हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई मैं सर्विस नहीं करूंगा। हम लोगों का बीकॉम बेसिकली बेस्ड ऑन द गुड्स, नॉट ऑन द सर्विसेज। नाउ अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मतलब यहां पर लायबल टू पे टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, नॉट द सप्लायर। टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा द पर्सन हु एक्चुअली कंज्यूमिंग द गुड्स, दैट इज द रेसिपिएंट्स।
द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, जो पहले आएगा, दैट इज डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, जब गुड्स रिसीव कर रहे हो, द डेट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर बाय द रेसिपिएंट, दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर बाय द रेसिपिएंट, जब आप पेमेंट कर रहे हो उस वो कैसे डिटरमिन होगा वो टैक्सेबल इवेंट, अर्लियर ऑफ बुक एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट एंड द अमाउंट डेबिटेड व्हिच एवर इज अर्लियर, वहां पर था क्या, बुक एंट्री इन द बुक्स ऑफ द सप्लायर एंड द जब अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक ऑफ द सप्लायर whichever is earlier। यहां पर सिंस रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो अर्लियर ऑफ बुक एंट्री, जब रेसिपिएंट अपना बुक में रिकॉर्ड कर रहा है पेमेंट का, एंड द अर्लियर एंट्री ऑफ पेमेंट in the books of recipient and the date of bank date the amount debited in the bank of recipient of goods, whichever is earlier। मतलब रेसिपिएंट का बुक में जब एंट्री हुआ है और उसका बैंक में जब डेबिट हुआ है, दोनों में जो अर्लियर हुआ है उसको ही मैं डेट ऑफ पेमेंट मानूंगा। तो डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट्स, और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31 days। क्या बोले, डेट ऑफ इनवॉइस के साथ 31 days ऐड कीजिए, दैट इज द डेट immediately following the 30 days, मतलब the date immediately following 30 days from the issue of invoice, मतलब जिस डेट में इश्यू ऑफ इनवॉइस हुआ था उसके साथ 30 ऐड कर दीजिए। सो इनडायरेक्ट इन डिफरेंट वे में बोल सकता हूं, डेट ऑफ इनवॉइस का डेट के साथ 31 ऐड करना, उसको छोड़ के ऐड करना 30 days और प्लस 31, एक ही मतलब है। The date immediately following 30 days from the issue of invoice by the supplier। ये तीनों में whichever is earlier, जो पहले होगा, जब रिसीव हुआ है, जब पेमेंट दिया है, और डेट ऑफ 30 days from issue of invoice, whichever is earlier। Illustration। The following data is noted from the records of X Limited and Y Limited covered under RCM basis, बोल दिया है। Date of supply of goods by X Limited कब, date of supply बोल दिया है 10/11/2021। Date of receipt of goods in the godown of Y Limited, that is 12/11/2021। Date of issue of invoice by X Limited 15/10/2021। Date of payment by Y Limited 20/12/21। As per books, amount debited in the bank बोलो, calculate the time of supply, determine the time of supply for goods। बोलो क्या होगा, क्या तीन बोला था मैंने, तीन चीज, द टाइम ऑफ सप्लाई और अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होगा, date of receipt of goods, date of payment, date of 31st, date of invoice। बोलो, तो डेट ऑफ रिसीव गुड्स कितना हुआ बेटा, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स 12/11/21। डेट ऑफ पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को कब पेमेंट करोगे,
सर विच एवर इज अर्लियर, देखिए 2012 और 2112 दोनों में अर्लियर कौन है? 2012. दैट इज amount recorded in the books. And amount debited in the bank account. चलो मैटर को मैंने कॉम्प्लेक्स लेस कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो दोनों में जो अर्लियर है तो क्या है? अर्लियर ऑफ अमाउंट डेबिटेड in the bank and amount recorded in the books. Okay, date of invoice 5/10/2021. तो उसके साथ 31 ऐड कर दो, क्या होगा? क्या बोला था? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब इश्यू ऑफ इनवॉइस जिस दिन हो रहा है उसके साथ 30 ऐड करने के बाद नेक्स्ट दिन, मतलब 31st डेट। समझ में आया ये लाइन और नॉट? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, कौन सा डेट? इमीडिएटली फॉलोइंग, किसके बाद? जिस डेट में इश्यू हुआ है उसके साथ 30 के, उसका 30 दिन के बाद वाला डेट, मतलब 4 तारीख को अगर इश्यू 4 तारीख को इनवॉइस है तो उसका 30 दिन, 4 तारीख को है तो उसका 30 दिन के बाद वाला डेट जो आता है, मतलब इनडायरेक्टली घुमा के आपका 30 डेज अगर रहता है तो सेम डेट ही आ जाएगा। तो 5/10 बोलिए उसका 30 डेज क्या होगा? उसका 30 डेज क्या होगा? 5/10 के साथ 30 डेज, तो क्या आएगा? लॉजिकली 4 तारीख आना चाहिए, 4/11। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कारण कोई बोल अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। तो डेट ऑफ फॉलोइंग डेट मतलब 4 तारीख होगा तो उसका नेक्स्ट डेट कब होना चाहिए? 5/11/2019। यस और नो? Yes, sir. 5/11/2019, 19 सॉरी 21। तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 5/11/2021। पेमेंट कब होगा? 2012-21. टाइम ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगा? बोलो। 20/12/2021। यस और नो? टाइम ऑफ पेमेंट बाय वाई लिमिटेड, बिकॉज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। एग्री? सॉल्यूशन में कौन लिखना? अंडर आरसीएम द टैक्सेबल पर्सन is the recipient of goods and all provision
relating to payment of GST is to be borne by recipient of goods, recipients of goods, here Y Limited. Okay. Now case 2, date of invoice is, बोलो देखता हूं, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स कितना, 12/11/21, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सप्लायर 2012, डेट ऑफ इनवॉइस 10/11/21, अब बोलो इसका 30 दिन क्या होगा, 10 तारीख अगला महीना, 30 दिन क्या होगा, 10/12/21, 10/12/21. Yes, sir. तो दैट इज 11/12. 11/12/21. Yes or no? yes sir, 11/12/21. Yes or no बेटा? yes sir, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 11/12/21, टाइम ऑफ पेमेंट 20/12/21, 20/12/2021. केस 3 बोलिए तो, अच्छा दूसरा इलस्ट्रेशन जाते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग, सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका विच एवर इज अर्लियर, कौन सा विच एवर अर्लियर, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31 विच एवर इज अर्लियर. तो तीनों में जो अर्लियर है 12, 11, 20, 12 एंड 11, 12 विच एवर इज अर्लियर. कौन सा डेट अर्लियर होता है, 12/11/2021. यस सर. From the following information, compute the time of supply under reverse charge mechanism. Date of removal, date of receiving the goods, four one two zero 21 22.
Date of payment. Debited in the bank. Date of recording in the books of accounts. Date of invoice. बोलो। ये वर्ड अगर नहीं लिखोगे तो वैसे ही एकदम काट देगा, ये थ्योरी। बाकी टेबल तो मैंने बनाया है। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर RCM is the date of receipt of goods, the date of payment and the date immediately following the 30 days. बोलो क्या होगा? Date of receipt of goods कितना? 4/1/2022. Yes or no? Yes, Date sir. of payment whichever is earlier, 15/12 earlier है ना 41/12 earlier है? 14/12/21. Date of invoice कब है? 12/12. अब बोलो, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31 कौन सा डेट होता है? सर 12/1/22. क्यों? सर 31st डे का मंथ है. 31st डे का मंथ है। सर अगर 31st डेट नहीं होता तो सर 30 डेज उसका होता 11/1, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा डेट है तो हो जाएगा 10/1/2022, सॉरी 11/1/2022। यस और नो? ये 11/1 कैसे आया, समझ में आया और नॉट? सर और एक बार बोल दीजिए। हाँ, 12/12/2021 তার সঙ্গে 30 যোগ কর, কত হয় বলতো? সেটা আগে বল। 12/12 এর সঙ্গে 30 যোগ করে বল কত দিন হয়, সেটা আগে বল। सर 42/12/21. আর পাগলা, जनवरी कौन सा डेट हो? 11/1 हो जाएगा सर। टेन 1/2021 बिकॉज दिसंबर कितना महीने का है? 31st 31। 31 से -12 करो, कितना आता है? 19। यस सर 19। ओके, तो प्लस 10 डेज 29। ये गलत लिखा है, 12 होगा। तो 12/11/2021 के साथ 30 जैसे ही ऐड करता हूं उसका डेट आ जाता है कितना? 11/1/2021 यस प्लस 1 डेज
दैट इज इक्वल टू 12/1/2022। तो ये 12/12/2021 प्लस 30 डेज कितना आता है? दिसंबर 31 का महीना है, यस सर। तो 12/12 का 30 डेज मतलब क्या बोला था? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू से 30 डेज, जैसे ही 30 डेज ऐड करता हूं तो क्या होता है सर? वो आता है 11/1/2021 प्लस फॉलोइंग डेज बोला है, मतलब एक दिन ऐड करके 12/1/2021। सो स्ट्रेट वे में इसका एक लॉजिक है, एकदम प्लस 31 ऐड कर दो। तो सर लॉजिकली अगर 31 तो होना चाहिए, तो ये 31 होना चाहिए, नहीं ये 12 होगा, बिकॉज वहां पर क्या था? 31 का महीना था। यस सर। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये तीनों में विच एवर इज अर्लियर 4/10/2022 हमारा एक भाई 40 मतलब 4/10/2022। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर 410 नहीं सर 41। ओ ये 4/1 था, अच्छा देन क्या होगा? 12/12 टू 41 14 14/12/2021 विच एवर इज अर्लियर। 4/1 यस सर। 2022 14/12/2021 एंड 12/1/2022 तीनों डेट में कौन सा पहले आता है? सर 14/12/21। तो इसलिए 14/12/21 उसका पेमेंट होगा 21/2022। क्लियर? यस सर। अच्छा एक बार वहां का डेट चेक कर लेता हूं तो सर ये 10 और 30 होगा, तो सर 10 ही होगा, ठीक है, +1। ठीक है, यहाँ पर भी हाँ 10 ही होगा। अक्टूबर, अच्छा यहाँ पर 30 दिन का महीना, 31 का महीना था, दैट्स वाई यहाँ पर 5 ही हुआ। ठीक है यस सर। पंकज, क्लियर ना? और एक बार दिखाऊंगा। मान लीजिए डेट ऑफ इनवॉइस है 15/7/2021, 31st डे का कितना होगा? क्या होगा बेटा? 15 ही होगा सर। सर 15 होगा, बिकॉज 15 के साथ 30 ऐड करते हो, तो बिकॉज जुलाई का मंथ 31 में है, तो 15 नहीं होता है, 14 होता है, +1 दैट इज 15/7/2021 25/6/2021 क्या होगा? सर 26। 26 होगा, बिकॉज 25 के साथ, बिकॉज 30 महीना है, तो 25 के साथ 30 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिगर क्या हो जाएगा? वो 25 हो जाएगा। 7 +1 सर ऊपर 15/8 होगा। 15, हाँ 8 होगा, राइट। बोलो 29/1/2021 गया काम से। सॉरी 31/2021
सर 30 नहीं, फर्स्ट मार्च हो जाएगा सर। सेकेंड मार्च। सर फरवरी का तो ऐसे ही 28 गया हाथ से, यस और नो? तो फरवरी Yes, का sir. 28 प्लस 30 के बाद 31 हो गया, तो एकदम एग्जैक्टली वो 30 डेज होता है उसका। 29 दैट इज क्या होगा आंसर? सेकेंड मार्च। 2 मार्च 2021। सर 31 ऐड करेंगे ना तो 3rd मार्च होगा ना। क्यों तुम भूल गए हो? जनवरी तो जनवरी क्या है? ओ हाँ, जनवरी तो 31 है। हाँ हाँ। सर पूरा गोल हो गया था। ये सब एग्जाम के लिए रेडी रखता हूं। टीचर भी गोल हो जाएगा। और ये बहुत चुकता है, इतना इजी चीज समझ में नहीं किया। कठिन चीज नहीं करते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है। बोलो। क्या होगा? 22 टू 25 होगा 2021। सर। हाँ 25। 25 एकदम नहीं। 22 2021 इसका मतलब है फरवरी में कितना दिन बाकी है? 8 दिन। सर नो फरवरी सर, में बाकी 6 है। दिन ना सर। 6 दिन सर। सॉरी 6 दिन, हाँ 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 6 दिन। तो 6 दिन है मतलब 30 माइनस 6 दैट इज 24 जनवरी होगा, 24 मार्च होगा, Yes, प्लस sir. एक दिन, राइट? 25 532021। 25 ना सर। सर 25। हाँ 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 25। ओके। Yes, sir. तो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई भी ओवर। घर में आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे सिखा दिया है आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए स्टॉप।